नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। विश्व को जिस देश ने लोकतंत्र का मूल मंत्र लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस दिया था, आज वही देश एक एनार्की में डूब गया है। दोस्तों, आज आपको बता दें, ये देश कोई और नहीं बल्कि फ्रांस है, जहां पे हाल ही में हुए लेजिस्लेटिव इलेक्शन के बाद काफ़ी ज़्यादा दंगे देखने को मिला है। और वो शहर जहां से पूरा का पूरा कह लीजिए कि डेमोक्रेसी का बिगुल बजा था, पेरिस, जिसको फैशन की नगरी भी कहा जाता है, द फैशन सिटी ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, आज वहां पे पूरे चारों तरफ यहाँ पे कह लीजिए कि आगजनी का माहौल है। हर एक जगह यहाँ पे रोड ब्लॉक किए जा चुके हैं यहाँ पे, और यातायात का साधन पूरी तरह से ब्लॉकेड पड़ा हुआ है। दोस्तों, तो आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि इस वक्त जो फ्रांस के अंदर जनरल इलेक्शन हुआ था, लेजिस्लेटिव इलेक्शन हुआ था, प्रधानमंत्री को चुने जाने के लिए जो इलेक्शन हुआ था, उसको आखिरकार जो पार्टी है जो इसमें यहाँ पे खड़ा हुई थी, उन्होंने इस रिजल्ट को एक्सेप्ट ही नहीं किया है। और ऐसा ही कुछ माहौल देखने को मिला था दोस्तों, जब 2019 में अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का रिजल्ट आया था। उस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर है, उन्होंने यूएस का जो कैपिटल है वहां पे एक तरीके से कह लीजिए कि पूरा का पूरा बंदोबस्त कर लिया था यहाँ पे, और वो इस बात को यहाँ पे एक्सेप्ट ही करने के लिए तैयार नहीं थे कि डोनाल्ड ट्रंप हार गए हैं। कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे देखने को मिल रहा है फ्रांस के अंदर यहाँ पे। तो आखिरकार हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो वोट मिला है वो किस पार्टी को क्या मिला है, किस पार्टी की क्या विचारधारा है, फ्रांस के अंदर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वो कैसा है यहाँ पे, और आगे का फ्यूचर यहाँ पे कैसा होने वाला है। लेकिन आपको सबसे पहले जानना होगा कि ये जो फ्रांस के अंदर लेजिस्लेटिव इलेक्शन हुआ था, ये प्रधानमंत्री को चुनने के लिए हुआ था। लेकिन जो कह लीजिए कि एक तरीके से फ्रांस के अंदर हेड ऑफ द स्टेट है दोस्तों, वो राष्ट्रपति है, और उनका नाम आप जानते ही होंगे। प्रधानमंत्री के साथ उनकी आप बहुत सारी तस्वीरें भी देखे होंगे, इमैनुअल मैक्रोन। तो इमैनुअल मैक्रोन को हटाकर उनके जगह पे किसी और को चुनने के लिए इलेक्शन नहीं हुआ था, बल्कि जो वहाँ के प्रधानमंत्री है वो हटते यहाँ पे, और एक तरीके से कह लीजिए कि जो फ्रांस के अंदर लोकसभा है, जो वहाँ का असेंबली है, उसका मेन लीडर कौन होगा, लोकसभा के अंदर किस पार्टी के मेजॉरिटी होगा, ये उसके लिए इलेक्शन हुआ था, और उसी के तहत यहाँ पे प्रधानमंत्री बनाया जाना था। ये इलेक्शन टोटल 2 राउंड में कंडक्ट किया गया, लेकिन किसी भी एक पार्टी को मेजॉरिटी हासिल नहीं हो पाया दोस्तों। और यही मेजॉरिटी किसी एक पार्टी को नहीं मिल पाना, यही सबसे बड़ा एक ट्रिगर पॉइंट था, जिसके कारण इतना ज़्यादा यहाँ पे दंगा देखने को मिला है। आप कुछ यहाँ पे तस्वीर देख सकते हो, ये बाकायदा आप देख सकते हो कि फ्रांस का जो पार्लियामेंट है, वहाँ पे चारों ओर लोग इस तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे एक तरीके से बिल्कुल आगजनी वगैरह करके आप देख सकते हो बाकायदा इस तस्वीर में यहाँ पे किस तरीके से गाड़ियों वगैरह को पलट वगैरह दिया गया है। जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पे हजारों की संख्या में तैनात कर दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रोटेस्टर को यहाँ पे रोका नहीं जा पा रहा है। पूरा का पूरा जो सिचुएशन है पेरिस के अंदर, वो बिल्कुल तबाह सा हो रखा है दोस्तों। अनरेस्ट का माहौल है, केओस का माहौल है, पूरी तरह से भगदड़ मचा हुआ है यहाँ पे। लोग यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि है ना, इकट्ठे होकर इस तरीके से पार्लियामेंट के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगा कि ये जो सपोर्टर आपको दिख रहे हैं, यानी कि जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो उसी पार्टी को बिलोंग करते हैं जिस पार्टी को इस पर्टिकुलर फ्रांस के अंदर लेजिस्लेटिव इलेक्शन में मेजॉरिटी मिला है दोस्तों, सबसे ज्यादा सीट हासिल हुआ है। तो जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीट हासिल हुआ है, आखिरकार वही पार्टी के सपोर्टर, जो समर्थक है, कार्यकर्ता है, वो आखिरकार क्यों इतना ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप ऊपर सबसे पहले टाइटल देख सकते हैं, एनार्की। एनार्की किसको बोलते हैं? एक ऐसा देश जिसका कोई यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है, जो बिना गवर्नमेंट का ही पूरा का पूरा देश चल रहा है दोस्तों, है ना, यानी कि उसका कोई यहाँ पे क्या कैसा पॉलिसी वगैरह होगा, कोई कुछ भी यहाँ पे देखने के लिए नहीं है। तो ऐसे देश को यहाँ पे एनार्की बोला जाता है ना। तो एनार्की ऑन अ स्ट्रीट ऑफ पेरिस अहेड ऑफ ओलंपिक। और आपको बता दें कि इस वर्ष यहाँ पे फ्रांस की कैपिटल पेरिस के अंदर ओलंपिक का भी यहाँ पे कह लीजिए कि कंडक्ट होना है। पॉलिटिकल पैरालिसिस हिट्स फ्रांस आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट शॉक्स नेशन। आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया भी यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि फ्रांस के अंदर जो राइट्स देखने को मिल रहा है, जो दंगों देखने को मिल रहा है यहाँ पे, इससे ना केवल फ्रांस बल्कि पूरी दुनिया भी आहत है कि आखिरकार यूरोप का एक नेशन जो इतना यहाँ पे कह लीजिए कि खुशहाल देश था, उसके अंदर आखिरकार ऐसा क्यों पॉलिटिकल पैरालिसिस देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि सरकार से कुछ भी यहाँ पे कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों। यहाँ पे चलिए आप देख सकते हो, यहाँ पे जिस प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे हटना था और दूसरे प्राइम मिनिस्टर को बनना था यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव इलेक्शन में, वो प्राइम मिनिस्टर यही थे दोस्तों। यहाँ पे इनका नाम क्या है? तो इनका नाम आप देख सकते हो अटल है ना। इनका नाम क्या है? गैब्रियल अटल करके है। ये अपना देख सकते हो कि रेजिग्नेशन लेटर लेकर तैनात है पूरी तरह से, और ये अपना रेजिग्नेशन देने के लिए जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है मैक्रोन, वो इनसे लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया करके आप फिलहाल कुछ दिनों के लिए अपना जो रेजिग्नेशन है, जो अपना इस्तीफा है, आप कृपया करके नहीं सौंपिए, क्योंकि ये जो इलेक्शन हुआ उसमें किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी चूंकि नहीं मिल पाया,
तो यहाँ पे इस हाल में किसी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बुलाया जा सकता है। और जो पॉलिटिकल टेंशन देखने को मिल रहा है, जो पूरा का पूरा यहाँ पे केओस वगैरह देखने को मिल रहा है, ये थोड़ा शांत हो पाएगा अगर जो आप यहाँ पे बने रहोगे तो। इसीलिए इन्होंने, आप देख सकते हो कि रिक्वेस्ट भी किया है इन्होंने, मैक्रोन आस्क अटल टू स्टे एज पीएम फॉर नाउ एज फ्रांस फेसेस हंग पार्लियामेंट। तो आखिरकार ये हंग पार्लियामेंट क्या होता है दोस्तों? तो हमने जैसा कि बात किया है ना कि जो पार्लियामेंट के अंदर जो लोकसभा के लिए इलेक्शन हुआ था उसमें किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल पाया यहाँ पे, और कोई भी दो पार्टी एक दूसरे के साथ गठबंधन बनाने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन को क्या बोला जाता है? हंग पार्लियामेंट। यहाँ पे इलेक्शन तो हो गया, जिसको जो मिलना था मिल गया, लेकिन अब कोई सरकार बना ही नहीं पा रही है, तो ऐसे पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है? हंग पार्लियामेंट। तो ये जो हंग पार्लियामेंट का जो सिचुएशन है वो फ्रांस आज के दिनों में फेस कर रहा है, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जो मैक्रोन है यानी कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर से, अटल से, कि कृपया करके आप अपना पद अभी नहीं छोड़िए ताकि यहाँ पे जो पूरा सिचुएशन है वो नॉर्मलाइज हो जाए दोस्तों। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं कि चूंकि ये पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन होना था, वहाँ के लोकसभा के लिए इलेक्शन होना था, तो आखिरकार वहाँ के लोकसभा में टोटल सीट कितना है, यानी उसी सीट के कॉन्स्टिट्यूएंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वोट होना था दोस्तों। तो टोटल सीट आप देख सकते हो कि 577 सीट है। टोटल कितना सीट है? 577 सीट है। अगर जो इसका हाफ करोगे, बाई 2 + 1 करोगे, यानी कि जो मेजॉरिटी मार्क होता है वो कितना का आता है? 289 का आता है। आप गौर कीजिएगा कितना का आता है? 289 का आता है दोस्तों। और इस पर्टिकुलर इलेक्शन में जो 3 मेन पार्टी है, एक तो है सेंट्रिस्ट पार्टी जो कि जिसको मैक्रोन लीड कर रहे थे, एक है लेफ्ट विंग पार्टी और एक है राइट विंग पार्टी दोस्तों। और जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा यहाँ पे सीट मिला है, क्योंकि वोट जिनको ज़्यादा मिला है उनको ज़्यादा सीट नहीं मिला है इसमें, और जिनको ज़्यादा सीट मिला है उनको वोट नहीं मिला है, और पूरा का पूरा जो प्रॉब्लम है यहीं पे फंसा हुआ है दोस्तों। तो आपको मेन रूप से 3 ध्यान रखना पड़ेगा। एक सेंट्रिस्ट पार्टी है जो कि मैक्रोन की पार्टी है, एक लेफ्टिस्ट पार्टी है, और एक साथ में यहाँ पे राइट विंग पार्टी। आप बाकायदा देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर इलेक्शन में जो यहाँ पे वोट मिला है फार राइट को दोस्तों, वो 9.3 मिलियन मिला है। जो फार लेफ्ट को मिला है वो 5.1 मिलियन मिला है। तो अगर जो आप वोटिंग से देखिएगा तो किसको ज़्यादा मिला हुआ है वोट, तो 9.3 मिलियन के साथ फार राइट ऊपर पे होने चाहिए। लेकिन अगर जो हम सीट की बात करें तो फार लेफ्ट को ज़्यादा मिल गया है, और फार लेफ्ट इसी बात से खफा है कि इनको सीट तो ज़्यादा मिला है, लेकिन जितना मेजॉरिटी के लिए 289 का मिलना चाहिए वो उनको इतना नहीं मिल पाया है दोस्तों। इनको महज 182 ही सीट मिल पाया है। आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे फार राइट की पार्टी है उनको 143 सीट मिला है, लेकिन इनको वोट शेयर सबसे ज़्यादा मिला है। और अगर जो हम यहाँ पे बात करें लेफ्ट विंग पार्टी की, जिसको 182 सीट तो मिला है, लेकिन इनको वोट शेयर काफ़ी कम मिला था, लेकिन इसके बावजूद भी इनको सीट ज़्यादा मिला। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम यहाँ पे हो पाया कि मेजॉरिटी मार्क का जो यहाँ पे ये होना था वो यहाँ पे नहीं हो पाया है। और आपको बता दें कि ना तो राइट विंग और लेफ्ट विंग कभी भी एक दूसरे के साथ तो आ नहीं सकते हैं, ये तो आप समझते ही होंगे। और जो सेंट्रिस्ट पार्टी है ना, जो यहाँ पे मैक्रोन की पार्टी है, वो अगर जो राइट विंग के साथ आ जाए या फिर लेफ्ट विंग के साथ आ जाए तो सरकार बनाया जा सकता है। लेकिन वो भी फिलहाल के लिए कह रहे हैं कि हम भी किसी के साथ जाने वाले यहाँ पे नहीं है। अदरवाइज जो हमारा आइडियोलॉजी है, वो हमारा जो विचारधारा है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो एक तरफ है राइट विंग, एक तरफ है लेफ्ट विंग, और बीच में है सेंट्रिस्ट, और किसी भी पार्टी को यहाँ पे मेजॉरिटी मार्क नहीं मिल पाया है। तो आपने जाना कि इसके टोटल सीट कितना है? 577। इसके लिए इलेक्शन किया गया था, 2 राउंड में किया गया था टोटल। अगर जो हम इलेक्शन का टाइमिंग देखें तो 30 जून से शुरू होकर 7 जुलाई तक चला था दोस्तों। और ये जो दंगा शुरू हुआ है वो 8 तारीख से ही हो गया, क्योंकि जो यहाँ पे प्रोटेस्टर है वो पहले से ही मन बना रखे थे कि अगर जो यहाँ पे मेजॉरिटी नहीं मिल पाता है तो हम इस तरीके के दंगे करेंगे, और ऐसा ही देखने को यहाँ पे मिल भी रहा है बाकायदा। तो आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, जो फार राइट, अब इनकी मेन लीडर कौन है, उनकी विचारधारा क्या है, उनकी पॉपुलैरिटी क्या है वगैरह, उनका एजेंडा क्या रहा है, ये सब हम तमाम बात की जानकारी लेंगे। लेकिन आप गौर कीजिएगा कि फार राइट को इस पर्टिकुलर इलेक्शन में जो वोट परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा मिला है 9.3 मिलियन। लेकिन फार लेफ्ट को वोटिंग के मामले में बात किया जाए तो उनको कम मिला है, लेकिन सीट के मामले में बात किया जाए तो फार लेफ्ट को ज़्यादा सीट मिला है, 182 सीट मिला है। और अगर जो फार राइट की बात की जाए तो 143 सीट मिला है दोस्तों यहाँ पे। चलिए अब एक बार फिर से गौर कीजिएगा यहाँ पे। तो एक तो मैक्रोन तो आप जानते ही होंगे, यानी कि वो सेंट्रिस्ट विचारधारा के है दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि जो मैक्रोन की पार्टी है सेंट्रिस्ट विचारधारा कि उनको जो टोटल वोट परसेंटेज मिला है वो 24.54% मिला है। और अगर जो हम सीट की बात करें तो 168 सीट मिला है, जैसा कि अनुमानित नहीं था दोस्तों। ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा रहा था कि मैक्रोन चूंकि प्रेसिडेंट तो है ही यहाँ पे, तो लोग यहाँ पे ऐसा चाहते होंगे कि इन्हीं की पार्टी को किसी को प्राइम मिनिस्टर ना बनाया जाए, किसी और पार्टी का प्राइम मिनिस्टर रहे, ताकि यहाँ पे जो पावर का बैलेंस है वो लगातार बना रहे यहाँ पे। इसीलिए लोगों को ऐसा लग रहा था कि जो मैक्रोन की पार्टी सेंट्रिस्ट पार्टी है उनको ज़्यादा सीट नहीं मिल पाएगा। लेकिन आप देख सकते हो, नंबर जानकर आप चौंक जाओगे
कि 168 सीट मिला है। वही अगर जो हम लेफ्ट विंग और राइट विंग पार्टी की बात करें तो जो आप यहाँ पे राइट विंग पार्टी की लीडर देख पा रहे होंगे वो ले पेन करके है यहाँ पे, है ना। तो जो राइट विंग पार्टी की लीडर है ले पेन, उनको टोटल कितना वोट परसेंटेज मिला है तो 37.05% का वोट परसेंटेज मिला है। और अगर जो सीट की बात करें तो 143 सीट। आप देख सकते हो कि वोट परसेंटेज के मामले में इनको सबसे ज्यादा मिला हुआ है, लेकिन सीट के मामले में इनको सबसे ज्यादा नहीं मिला हुआ है। वही अगर जो हम मेलनचोन की बात करें यहाँ पे, मेलनचोन यहाँ पे कौन है तो ये लेफ्ट विंग पार्टी के लीडर है दोस्तों, जिनको वोट परसेंटेज के रूप में 25.95% वोट शेयर मिला है। लेकिन सीट के बारे में बात करें तो 182 सीट मिला है। और चूंकि ये 289 का, ये जो आप 182 नंबर देख रहे हो, ये किसको मार्क नहीं अचीव कर पाया तो 289 का नहीं कर पाया। इसीलिए जो इनके सपोर्टर है पूरे यहाँ पे फ्रांस के पेरिस में जगह जगह पे यहाँ पे आगजनी दंगे वगैरह यहाँ पे कर रहे हैं, पार्लियामेंट के ऊपर अटैक वगैरह इस तरीके से यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे जान लेते हैं कि जो राइट विंग पार्टी की मेन लीडर है ले पेन और लेफ्ट विंग पार्टी के जो लीडर है मेलनचोन, इनकी विचारधारा क्या है दोस्तों, ताकि आपको ये पूरा सिचुएशन समझने में काफी मदद मिलेगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ले पेन से, क्योंकि उनको वोट शेयर ज्यादा मिला है 37.05%। और अगर जो हम नंबर में बात करें तो करीब करीब 9 मिलियन 90 लाख के करीब यहाँ पे इनको वोट मिला है। अगर जो हम ले पेन की बात करें तो इनके हाल के दिनों में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी, क्योंकि इनको फ्रांस के अंदर उसी तरीके से कह लीजिए कि लिया जाता है जिस तरीके से यहाँ पे अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को देखा जाता है दोस्तों। तो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ पे फ्रांस की ले पेन का जो विचारधारा है, आप लुक्स में भी देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, और जो भी इनका स्टेटमेंट रहता है लगभग मिला हुआ जुला रहता है। तो ये फ्रांस की डोनाल्ड ट्रंप कही जाती है। ले पेन की जो विचारधारा है वो पूरा का पूरा डोनाल्ड ट्रंप से मैच करता है दोस्तों यहाँ पे, है ना। और साथ में जो ले पेन है वो जो हाल के दिनों में जो आप देख पा रहे होंगे यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई हो रहा है, उसमें यूक्रेन को सपोर्ट किया जा रहा है यूरोपियन यूनियन और साथ में अमेरिका के द्वारा। लेकिन यूरोपियन यूनियन का ही एक कंट्री है फ्रांस, जो कि इसमें ये ले पेन इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। उनका कहना है कि हम यूक्रेन को क्यों ज़्यादा सपोर्ट करें जब हमारे फ्रांस के अंदर ही इतना प्रॉब्लम वगैरह हो रखा है। और साथ में जो ले पेन है वो इस बात पे जोर दे रही है कि हम अपने फ्रांस के अंदर जो इमिग्रेशन का जो प्रॉब्लम है उसको खत्म करेंगे, यानी कि हम ज़्यादा लोगों को इमिग्रेंट नहीं बनाएंगे, दूसरे देशों से लोगों को हम फ्रांस में नहीं बुलाएंगे। वो टूरिस्ट के रूप में आए तब तक सही है, लेकिन अगर जो परमानेंट रेसिडेंट बनना चाह रहे हैं फ्रांस के अंदर तो हम ऐसा होने के लिए नहीं देंगे। तो आप देख सकते हो कि इनका जो पूरा विचारधारा है वो राइट विंग की ओर जा रहा है। इनका पूरा का पूरा फोकस किस पे है तो फ्रांस के ऊपर है। ये चाह रही है कि हम यूक्रेन के अंदर किसी भी प्रकार से इन्वॉल्व नहीं होए, अपने फ्रांस के अंदर ध्यान दें, और साथ में जो इमिग्रेशन जो आएंगे यहाँ पे इमिग्रेंट जो आएंगे उनके नंबर पे भी लगाम लगाया जाएगा। ऐसा इनका विचारधारा था। और इसको लेकर और साथ में आपको बता दें यहाँ पे कि ये इजराइल को सपोर्ट करती है, और साथ में इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना बयान भी दिया था, और इसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बनी हुई थी। और इसी के लिए देखा जा रहा था यहाँ पे कि पूरे के पूरे यहाँ पे इनको पब्लिक सपोर्ट ज़्यादा मिल रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि इनको सीट भी ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इनको वोट परसेंटेज तो ठीक ठाक मिला, लेकिन वो जो वोट परसेंटेज है, जो वोट शेयर है, वो सीट में कन्वर्ट नहीं हो पाया दोस्तों। लेकिन आपको बता दें कि जो मेलनचोन है ना, ये जो मेलनचोन है यहाँ पे जो कि जियान लुक मेलनचोन करके है, ये लेफ्ट विंग पार्टी के लीडर है, और इनको जो सीट मिला है टोटल 182 का सीट मिला है। लेकिन अगर जो वोट परसेंटेज की बात करें दोस्तों तो ये महज कितना मिला था 25% यहाँ पे मिला था। और इन्हीं के पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो ऐसा यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा, इनकी अगर जो विचारधारा की बात की जाए यहाँ पे तो ये पूरी तरह से किसके सपोर्ट में खड़े हैं तो पैलेस्टाइन के सपोर्ट में खड़े। और इनका ऐसा कहना था कि अगर जो हम प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो हम पैलेस्टाइन को एक रिकग्नाइज करने लगेंगे एक स्टेट के रूप में। लेकिन वही अगर जो हम ले पेन की बात करें तो ये पूरी तरह से इजराइल को सपोर्ट करती है, और इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट ये अपना बयानबाजी भी यहाँ पे करी थी दोस्तों यहाँ पे। तो इनका पूरा सपोर्ट किनको जाता है, पैलेस्टाइन को जाता है यहाँ पे। और इसीलिए जो यहाँ पे फ्रांस के अंदर जो जूइश लोग रह रहे हैं वो इनके सबसे ज़्यादा सीट मिलने के कारण काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और हम दिखाएंगे यहाँ पे कि जो जूइश का जो सिनेगोग होता है, जो वर्शिप होता है, उसके जो चीफ रिलीजियस लीडर होते हैं उनका क्या बयान आया है इसको लेकर यहाँ पे कि जब लेफ्ट विंग पार्टी के लीडर को सबसे ज़्यादा यहाँ पे सीट मिला तो उनका कहना था कि जल्द से जल्द जो भी जूइस यहाँ पे फ्रांस के अंदर रह रहे हैं वो कृपया करके फ्रांस को छोड़ दे और किसी दूसरे देश में शरण ले ले, या फिर इजराइल ही चले जाए यहाँ पे, ताकि जो लेफ्ट विंग पार्टी के लीडर है वो अपना जो यहाँ पे सीट हासिल हुए हैं वो आगे आने वाले दिनों में जूइस के अगेंस्ट यहाँ पे पॉलिसी बनाएंगे, ऐसा इनका कहना था दोस्तों। चलिए अब आगे और बाकायदा देख सकते हो यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसको रबी कहा जाता है। रबी किसको बोलते हैं तो जो जूइस लोगों का है ना, जो जूइस लोगों का यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि चीफ रिलीजियस लीडर होते हैं सिनेगोग के अंदर,
ठीक उसी प्रकार से जैसे कि अगर जो बात किया जाए चर्च के अंदर जो क्रिश्चियन का टॉप रिलीजियस लीडर होता है जिसको आप पॉप बोलते हो, वैसे ही इनको राबी बोला जाता है। इनका कहना देख सकते हो, इट इज़ क्लियर टुडे दैट देयर इज़ नो फ्यूचर फॉर जूइस इन फ्रांस, कि फ्रांस के अंदर जूइस का कोई फ्यूचर नहीं है। उनको कृपया करके जल्द से जल्द यहाँ पे कोई सिक्योर कंट्री चले जाना चाहिए। आप देख सकते हो, आई टेल एवरीवन हु इज़ यंग टू गो टू इजराइल और अ मोर सिक्योर कंट्री, कृपया करके वो इजराइल चले जाए या किसी और कंट्री चले जाए। फ्रांस के अंदर आपको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो लेफ्ट विंग पार्टी की विचारधारा है वो पूरी तरह से अगेंस्ट है किसके खिलाफ, तो जूइस के खिलाफ। इसीलिए वो इजराइल के अगेंस्ट भी काफ़ी ज़्यादा बयान वगैरह दिए हैं, और साथ में पैलेस्टाइन को आगे आने वाले दिनों में अगर जो इनकी सरकार बनती है तो एक स्टेट के रूप में, एक कंट्री के रूप में भी रिकॉग्नाइज करेंगे। तो आप साफ से यहाँ पे देख सकते हो कि एक इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं लेफ्ट राइट विंग वाले, और एक कर रहे हैं पैलेस्टाइन को सपोर्ट लेफ्ट विंग वाले यहाँ पे। और जो पूरा का पूरा पॉलिटिकल टेंशन देखने को मिला है वो इसी के लिए मिला है कि किसी भी एक पार्टी को मेजॉरिटी हासिल नहीं हो पाया दोस्तों। तो इस मामले में आप कह सकते हो कि हमारा देश भारत जो है वो पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा अवेयर है और काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है, क्योंकि यहाँ पे भी लोकसभा का चुनाव हुआ और इलेक्शन जो आया, भले ही यहाँ पे जो एग्जिट पोल का रिजल्ट था वो काफ़ी अलग था जो एक्चुअल रिजल्ट थे, लेकिन जो एक्चुअल रिजल्ट निकल कर आया यहाँ पे और प्रधानमंत्री के रूप में मोदी तीसरी बार यहाँ पे चुने गए। लेकिन इसके बावजूद भी जो अपोजिशन पार्टी के कार्यकर्ता वगैरह है, वर्कर वगैरह है, उन्होंने शांति प्रिय तरीके से यहाँ पे पीसफुली इस रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लिया, ना कि फ्रांस की तरह यहाँ पे पूरी तरह से दंगा वगैरह किया है या फिर अमेरिका की तरह यहाँ पे। तो इंडिया जो है वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी ये ही नहीं है। इस तरीके से जो भी यहाँ पे इलेक्शन का जो रिजल्ट आता है उसको हमें यहाँ पे स्वीकार कर लेना चाहिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस सौरभ साइनिंग ऑफ, सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।